नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल साहित्य संकलन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम हमारे YouTube चैनल साहित्य संकलन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि कौन से भाग में किस पुस्तक का सहारा लेकर हम अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें, जिससे हमारी तैयारी और मजबूत हो सके। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेकर हम पाठ्यक्रम पर विस्तार से बात करेंगे तथा ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम हिंदी विषय का है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम स्तर या प्रथम खंड कह सकते हैं, जो उच्च माध्यमिक स्तर का है, और उसमें हिंदी व्याकरण संबंधित और साथ में भारतीय काव्य शास्त्र का भाग दिया हुआ है। तो हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक समाहित हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहला है संधि, उसके बाद समास, उपसर्ग और प्रत्यय शामिल है। इनके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जिसे शब्द युग्म भी बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जिसे एक शब्द भी कहा जाता है वाक्यांश के लिए, और उसके अलावा अगला टॉपिक शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण, और इनके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये हिंदी व्याकरण का पार्ट शामिल है। इसके अलावा हम देखते हैं इसी पार्ट में जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन और अधिसूचना। इसके अलावा जनसंचार के प्रमुख माध्यम दे रखा है, और तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता। इसके अलावा कविता है, कहानी है, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक परिभाषा तत्व आदि शामिल है। तो ये हम कौन सी पुस्तक से पढ़ें? मेरे अनुसार ग्रामर के लिए आप कक्षा 9 से 12 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलती है उसको आप ले सकते हैं। इनके अलावा आप अगर हिंदी व्याकरण में और कोई पुस्तक पढ़ना चाहोगे तो राघव प्रकाश बेहतर पुस्तक है। उसके अलावा आप मानस को ले सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी एक को शामिल कर सकते हैं। और आगे हम इसी उच्च माध्यमिक स्तर जो भाग प्रथम है इसमें देखते हैं जो काव्य शास्त्र का भाग दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है। तो हम देखते हैं पहला टॉपिक दे रखा है शब्द शक्ति। इसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शामिल है। इसके अलावा अलंकार है, अलंकार में यमक अलंकार दे रखा है, श्लेष हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, दृष्टांत अलंकार है और उदाहरण अलंकार है। इसके अलावा छंद है, तो छंद में पूरे छंद ने देके केवल 6 छंद का वर्णन दिया गया है। तो इसमें पहला दोहा छंद है,
उसके बाद चौपाई है, उसके बाद रोला है, उलाला है, गीतिका है और हरिगीतिका छंद है। और इसके अलावा काव्य गुण दे रखा है। काव्य गुण में माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण शामिल है। और काव्य रस टॉपिक है। काव्य रस में रस का स्वरूप दिया हुआ है। रसावयव स्थायी भाव है, जैसे विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, जिसे व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। इनके अलावा विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण शामिल हैं। इसके अलावा भाग सेकंड है जो स्नातक स्तरीय है, उसमें शामिल है अपन के हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास में पहला टॉपिक जैसे इतिहास लेखन की परंपरा है, प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, इतिहास लेखक है और हिंदी साहित्य का आरंभ, काल, विभाजन एवं नामकरण है। मतलब इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, उनका प्रथम ग्रंथ कौन सा था, प्रथम लेखक कौन था, कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए, किनके द्वारा लिखा गया, हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ, कौन सी ईस्वी से हुआ, उसका काल विभाजन, किन किन कालों में किन किन कालों का वर्णन दिया हुआ है और उनका नामकरण, हर काल का अलग अलग नामकरण पढ़ेंगे हम। इसके अलावा पहला पार्ट इसका जैसे आदिकाल है, तो आदिकाल में आदिकाल के कवियों की रचनाओं की प्रमाणिकता, उनकी आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय। इनके अलावा जैसे महत्वपूर्ण दे दिया चंद्रवदई और नरपतिनाल, इनको आप ध्यान में रख के थोड़ा इसका विस्तार से पढ़ें ताकि और बेहतर क्वेश्चन हमारे हो सके। इसके अलावा सेकंड पार्ट है भक्तिकाल। तो इसमें भक्तिकाल का सामान्य परिचय है, भक्तिकाल का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। यानी भक्तिकाल का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और दार्शनिक पृष्ठभूमि में क्या शामिल था। इस भक्तिकाल के 4 भाग हैं, जिसमें पहला भाग संत काव्य है। तो संत काव्य की विशेषता दी हुई है। संत काव्य के प्रमुख कवि और रचनाएं हैं। इनके अलावा जैसे 2 कबीर और दादू को महत्वपूर्ण दिया गया है, ये पढ़ना हमें। दूसरा भाग है इसका सूफी काव्य। सूफी काव्य में सूफी काव्य की विशेषता, सूफी काव्य के प्रमुख कवि और रचनाएं और जायसी और मंजन को पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा पार्ट है इसका राम भक्ति काव्य, जिसमें राम भक्ति काव्य की विशेषता, प्रमुख कवि, रचनाएं और तुलसीदास महत्वपूर्ण है इसमें। अब चौथा भाग इसका आदिकाल का भक्तिकाल का कृष्ण भक्ति काव्य है, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता दी हुई है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, इनके अलावा सूरदास, मीरा और नंददास। इसके अलावा तीसरा पार्ट रीतिकाल आता है। तो रीतिकाल के बारे में दिया हुआ है। रीति से तात्पर्य क्या है, और इनमें जैसे रीतिकाल में 3 कवियों अलग अलग भाग में बांटा गया है। उसमें रीतिबद्ध है पहला, उसके बाद में रीतिसिद्ध है और रीतिमुक्त है। इनके अलावा तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ दी हुई है एवं उनकी विशेषता, और रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। इनके अलावा जैसे देव है, भूषण है, बिहारी है और गणानंद महत्वपूर्ण दिया हुआ है। ये पार्ट रीतिकाल तक आ गया। अब अगला पार्ट इसका चौथा आधुनिक काल में शामिल है। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, इसके अलावा तत्कालीन परिस्थितियाँ, आधुनिक काल की हिंदी यानी खड़ी बोली गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु युग एवं समकालीन साहित्यकार और गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। इनके अलावा है विविध गद्य विधाओं का विकास कैसे हुआ, उसमें जैसे नाटक, कौन कौन से नाटक लिखे गए, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, किनके द्वारा लिखे गए, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज हैं।
इनके अलावा प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय दिया हुआ है। इनके अलावा काव्य का विकास, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता और इनके प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय दिया गया है। इस भाग खंड 3, जिसमें स्नातकोत्तर स्तरीय है और इसमें दिया हुआ है पाश्चात्य शास्त्र और साथ में रचनाओं वाला पार्ट निबंध है, कहानी है, वो शामिल है। तो हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए पहला टॉपिक दिया हुआ है काव्य का हेतु, लक्षण और प्रयोजन। और अगला दिया हुआ रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। इनके अलावा अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, जैसे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, इनके अलावा 2 और सिद्धांत थे, त्रासदी और एक विवेचन। हमारे पाठ्यक्रम में केवल अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत शामिल नहीं हैं, तो हमें अनुकरण सिद्धांत पे ही ध्यान देना पड़ेगा। इनके अलावा लोंजाइनस का उदार तत्व सिद्धांत और मनोविश्लेषण, जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। तो इसके लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए हमें पुस्तक अगर पढ़ना चाह रहे हो तो साहित्य शास्त्र ले सकते हो आप, डॉक्टर विवेक शंकर की बहुत अच्छी पुस्तक है, जो हमने वैसे पहले हमारे YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन में पुस्तकों की सूची दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी पार्ट में खंड 3 में जो रचनाएं दे रखी है और निबंध और कहानी दे रखी है, वो कौन सी शामिल है देखते हैं। तो पहली जैसे कबीर ग्रंथावली है, संपादन इसका श्याम सुंदर दास द्वारा, और इसमें सखी अंग है, उसका वर्णन है, और गुरुदेव को अंग और प्रथम प्रारंभिक 5 पद पढ़ने हैं हमें। इसके अलावा दूसरी रामचरितमानस है, जो तुलसीदास द्वारा लिखित, उसके केवल बाल कांड पढ़ना है, बाकी कांड पे हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे 7 कांड है इसमें, तो उनमें से केवल एक हमें बाल कांड पे ध्यान देना है। बिहारी रत्नाकर अगली जो संपादन है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनकी ही पुस्तक पढ़ना है और उनके प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने हैं हमें। अगली है सांकेत, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित, जिसका केवल 9वां सर्ग पढ़ना है, जिसमें उर्मिला का वीर्य वर्णन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जैसे निबंध है, तो निबंध में दे रखा है, जैसे पहला कविता क्या है, और ये चिंतामणि भाग से, जिनका पहला भाग चिंतामणि का और रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। इसके अलावा श्रीष के फूल कल्पलता भाग से और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। ये 2 निबंध है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल। इनके अलावा 3 कहानियाँ हैं शामिल, जिसमें पहली कहानी है कफन, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। दूसरी कहानी है पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। और तीसरी कहानी है जो यही सच है, जो मनु भंडारी द्वारा लिखित है। ये 3 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इनके अलावा भाग 3 में ही हिंदी भाषा, उद्भव, विकास, बोलियाँ, उपबोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि का पाठ्यक्रम में शामिल है, जो हमें इसको भी पढ़ना है। और हिंदी भाषा, उद्भव, विकास, बोलियों, देवनागरी लिपि, राजभाषा अध्ययन एवं संबंधित पाठ्यक्रम में हमारे पेपर में लगभग 5 क्वेश्चन मिलते हैं, कभी 4 भी आ सकते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं। ये पार्ट शामिल है। इनके अलावा भाग 4 है, जो साहित्य शास्त्र, जिसे शिक्षा, मनोविज्ञान और पेडालॉजी ICT पार्ट वाला शामिल है, वो हमें देखना है। तो पहला पार्ट जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान है, इसमें भी 2 पार्ट किए हुए हैं। तो पहले पार्ट में हम शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा है, क्षेत्र है और उसके कार्य क्या क्या है।
इसके अलावा इसी में सेकंड टॉपिक है, तो किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषता तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, यानी किशोर अधिगम में शिक्षण अधिगम के लिए क्या क्या निहितार्थ है वो भी शामिल है, तो वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी सिद्धांत और तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। इसके अलावा चौथा है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा एवं समायोजन की युक्तियाँ शामिल है। और इसके अलावा अगला है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता एवं शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। और अगला सेकंड यूनिट इसी में शामिल है, जिसमें है शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम करता हेतु अनुदेशनात्मक व्यूहरचनाएं, जिसमें पहला पार्ट है संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग। दूसरा है शिक्षण प्रतिमान, जिसे टीचिंग मेथड बोलते हैं, मॉडल्स, प्रतिमान, और उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे अग्रिम व्यवस्थापक, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और परीक्षा प्रशिक्षण यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग। इसके अलावा शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उनका उपयोग करना। और अंतिम है सहकारी अधिगम। ये हमारे पाठ्यक्रम में भाग 4 में शामिल है, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अध्ययन करना चाह रहे हैं तो फिर इसकी पुस्तक के लिए मैं तो सजेशन यही करूँगा, अवनी पब्लिकेशन की बेस्ट पुस्तक आती है, उससे बाहर लगभग जाता नहीं है। फिर भी आप अगर अपनी सुविधा के अनुसार दूसरी पुस्तक भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक काल वाला पार्ट है वो कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए भी मैं एक बताऊंगा आपको कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आप उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो ले सकते हैं। इनके अलावा आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास आती है, वो पढ़ सकते हैं। उसमें लगभग गद्य विधाएं कवर है, तो आप वहाँ से उस पार्ट को पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा एक RBC जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पुस्तक आती है, जो वर्तमान में भी चल रही है कक्षा 11-12 के लिए, वो आप ले सकते हैं। वो लगभग 145-47 पेज की है, बढ़िया पुस्तक है, जिसमें लगभग रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र दोनों का सारांश दे रखा है। बहुत बढ़िया पुस्तक है वैसे वो भी। और इसके अलावा इनके अलावा आप आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगे वो देख सकते हैं। अब आधुनिक काल में जैसे गद्य विधाएं हैं, तो गद्य विधाएं के लिए आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें से लगभग कवर हो जाएगा। अब आगे जैसे काव्य शास्त्र का पार्ट है, भारतीय काव्य शास्त्र का, पाश्चात्य का तो मैंने बता दिया आपको कि आप साहित्य शास्त्र जो डॉक्टर विवेक शंकर की आती है उसका सारा ले सकते हैं, लगभग उसमें कवर हो जाएगा। काव्य शास्त्र में मैं आपको एक पुस्तक सजेशन करूँगा, उसका नाम होगा काव्यांग परिजात, जो लक्ष्मी नारायण चातक द्वारा लिखी गई है, बेस्ट पुस्तक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो अलंकार परिजात पढ़ सकते हैं, लगभग इनमें से कवर हो जाएगा, इससे लगभग बाहर नहीं जाएगा। और एक पार्ट दिया हुआ है जैसे सृजनात्मक लेखन है, अधिसूचना पत्र लेखन है ये, और डायरी लेखन वाला, तो इसमें आप RBC बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 11-12 की अभिव्यक्ति एवं माध्यम की पुस्तक आती है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम पे आज विस्तार से चर्चा हुई होगी। अब आपको ये पाठ्यक्रम पर चर्चा कैसे लगी, इसके लिए आप एक बार
कमेंट सेक्शन में बता दें। और आगे भी हम जारी करते रहेंगे, कवर करेंगे। लगभग संपूर्ण सिलेबस हम यूट्यूब के माध्यम से हम जारी करेंगे, जिसमें आपको बेहतर तैयारी के लिए सजेशन करेंगे। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम जो हो सके जितना हम आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।